हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में बाल विकास और हिंदी के 60 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 60 प्रश्नों में से आपके 40 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी टेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। यूपी टेट एग्जाम 2, 3 और 4 जुलाई को होने वाला है, तो अच्छे से यूपी टेट एग्जाम के लिए पढ़िए जिससे आपका अच्छा स्कोर आ सके। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सामाजिक यहाँ पे विकास की बात किया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपका दिया गया है, पियाजे के सिद्धांत में पराधीन नैतिकता किसके दौरान दिखाई पड़ती है यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 से लेकर के 7 वर्ष की जो उम्र होती है उसमें यहाँ पे बच्चे जो होते हैं वह पराधीन नैतिकता उनमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि व्यवहार की व्याख्या में सूचना प्रक्रम को आधार बनाया गया है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक वाद में। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे 2 वर्ष की समाप्ति पर एक शिशु का शब्द ज्ञान होता है। जब यहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं वह 2 साल जब उनका कंप्लीट हो जाता है तो उनको लगभग कितना यहाँ पे शब्द का ज्ञान हो जाता है यह बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 150 शब्द। लगभग 150 शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे दिया गया वृद्धि और जो विकास है उसका पहला चरण क्या है, तो यह होता है शारीरिक विकास। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। वृद्धि और जो विकास के चरण हैं उसमें आपका यहाँ पे सबसे पहले शारीरिक विकास होता है, उसके बाद मानसिक विकास होता है, उसके बाद संवेगात्मक विकास होता है, उसके बाद नैतिक विकास होता है और लास्ट में आपका होता है सामाजिक विकास होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया पहला चरण क्या है, तो शारीरिक विकास है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पे जो मैकडूगल है उन्होंने बताया है कि जो मूल प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति का जो संबंध होता है वह संवेग से होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और मैकडूगल ने ही बताया था कि जो मूल प्रवृत्ति है उनकी संख्या 14 है। तो यह भी पॉइंट याद रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे जैसे मूल प्रवृत्ति में क्या होता है, जैसे पलायन हो गया, युयुत्सा हो गया, निवृत्ति हो गया, वात्सल्य हो गया, शरणागति हो गया, जिज्ञासा, काम प्रवृत्ति, दैन्य भाव, आत्मगौरव, सामूहिकता, भोजनान्वेषण होता है, संग्रह प्रवृत्ति होता है, रचना, हास्य होता है। यह सब मूल प्रवृत्ति हैं और इन्हीं से संबंध संवेग होते हैं। यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, संवेदना के माध्यम से विशिष्ट उद्दीपन का चयन करने का विलक्षण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि बच्चे कहाँ सीखते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो बच्चे हैं यहाँ पे दिया गया 4 ऑप्शन भी दिया गया, घर में सीखते हैं, विद्यालय में सीखते हैं, समाज में सीखते हैं, प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक क्षण सीखते हैं। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो बच्चा होता है वह किसी भी प्रत्येक स्थान पे चाहे वह कहीं भी हो कुछ ना कुछ सीखता रहता है और प्रत्येक क्षण सीखता है, हमेशा कुछ ना कुछ वह सीखता रहता, अनुभव होता रहता है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक क्षण। अगला प्रश्न आपके सामने है,
एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अधिसंज्ञानात्मक विकास को सुसाध्य करना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस उद्देश्य के लिए सहायक नहीं होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसमें देखेंगे जो यहाँ पे आपसे पूछा गया नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा रट कर याद रखना, जो डी वाला है, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न है, इवान जो पावलोव है, पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा साहचर्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यह आता है आपका यहाँ पे जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2009 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और इसी अधिनियम के अंतर्गत बताया गया था कि जो 6 से लेकर के 14 वर्ष के आयु के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। पहला दिया गया, उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, कड़ा अनुशासन हो। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनका जो अनुभव है, जो भावना है, उसको उचित स्थान मिले। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे जो बच्चे कक्षा में प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए प्राथमिक शिक्षा की बात किया गया, प्राथमिक शिक्षा में बच्चे का समाजीकरण, पाठ्यक्रम की समझ, बच्चे का लोकतंत्रीकरण, ये सब मदद करते हैं। तो यहाँ पे इनमें से सभी होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वैयक्तिक विभिन्नता, ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समायोजन शिक्षा दिया गया है। विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, बिल्कुल सही है, यह समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, यह भी आपका समायोजन शिक्षा का कार्य है, यह भी सही है। विशेष व सामान्य बच्चों के साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना, यह भी आपका सही है। तो उपरोक्त सभी वाला सही होगा, तो डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो डिस्ग्राफिया है वह लेखन संबंधी विकार है, लिखने में प्रॉब्लम होती है, लिखने में कठिनाई होती है। तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। डी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या है, आपका राइट आंसर है। और बिल्कुल फिक्स है कि एक प्रश्न विकार से पूछा ही पूछा जाएगा यूपी टेट एग्जाम में। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सबसे पहले जो बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था वह अल्फ्रेड बीने ने किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो एनईपी 2020 है उसके अनुसार जो शिक्षा है, शिक्षा को संकलनात्मक जो समझ है उस पर यहाँ पे जोर देना चाहिए, बल देना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक परीक्षण जिसको एक नई सूचना को ग्रहण करने की क्षमता को जांचने हेतु बनाया गया है, जिसके द्वारा मुख्य रूप से भावी कार्य निष्पादन का अनुमान लगाया जा सके, इसका संबंध है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसको बोलते हैं अभिक्षमता परीक्षण, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर वह आदर्श रूप में बर्ताव करे, तो आदर्श रूप में बर्ताव करके, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य का विकास विकसित तभी कर पाएगा जब वह आदर्श रूप में बर्ताव करेगा। तो सी वाला राइट आंसर है। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो शैशवावस्था होती है उसमें देखेंगे आपका यहाँ पे मॉन्टेसरी जो शिक्षण विधि है, शिक्षा विधि है,
उसके माध्यम से भी यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। यह उत्तम शिक्षण विधि है। बाकी यहाँ पे खेल विधि भी है और एक तो है किंडरगार्टन विधि, यह भी है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये सभी वाला होगा। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो शैशवावस्था होती है वह होता ही है आपकी यहाँ पे 0 से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था होती है, वही शैशवावस्था है। तो उसमें देखेंगे ये सब आपकी यहाँ पे जो शिक्षण विधियाँ अपनाई जाती हैं। बाकी इस समय जो ज़्यादा यहाँ पे फेमस है वह है प्ले वे स्कूल में देखेंगे अपनाई जाती हैं ये सब विधियाँ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बीनेश साइमन ने। ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और इसी में आपको बताया गया था कि बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और इंटू में रहता है, गुणे में 100 रहता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि जो सीखना है वह संज्ञानात्मक संकार्य है, संज्ञानात्मक संकार्य है। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न दिया गया है निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है उसी को पुनर्बलन का भी सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला है कि सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सीखने में जो प्रयास व भूल का यहाँ पे प्रयास व भूल या जो प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत है उसको यहाँ पे दिए हैं थांडाइक ने। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे थांडाइक ने सीखने के सिद्धांत में देखेंगे 3 महत्वपूर्ण नियम दिए थे। एक तो तत्परता का नियम बताए थे, अभ्यास का नियम बताए थे और प्रभाव का नियम बताए थे। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि बुद्धि का तरल मोजेक जो मॉडल है किसने दिया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह कैटेल ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला है चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यह रास ने कहा था। रास ने कहा था चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो आंख का रंग होता है वह देखेंगे आनुवांशिकता पे डिपेंड होता है। आनुवांशिकता पे डिपेंड होता है, वह माता पिता पर डिपेंड रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, या तो रिलेटिव पे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है यहाँ पे इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से यहाँ पे संबंधित नहीं है। कौन शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखेंगे जो यहाँ पे शिक्षण की विचारधारा है उसमें यहाँ पे D.W. एलन थे, बुश थे, एचिसन थे, 3 लोग थे, डेविड ह्यूम नहीं थे। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद यहाँ पे हिंदी के 30 प्रश्न करने वाले हैं, उनको भी कंप्लीट आप लोग जरूर देखिएगा। अगर आप यूपी टेट एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन यूपी टेट एग्जाम के लिए प्राइमरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपके 4 सॉल्व पेपर रहेंगे, 3000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और 7 वर्षों का विश्लेषण चार्ट रहेगा। बुक का कवर पेज आप लोग देख सकते हैं। और इस बुक में सबसे पहले देखेंगे आपको यहाँ पे लेटेस्ट यहाँ पे आपको पाठ्यक्रम मिल जाएंगे और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा विश्लेषण चार्ट मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं पूरे 7 साल का यहाँ पर आपको विश्लेषण चार्ट मिल जाएगा। और इस चार्ट के बाद देखेंगे यहाँ पे विषय सूची मिलेगी। विषय सूची में आप लोग देखेंगे सबसे पहले यूपी टेट एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिल्कुल लेटेस्ट दिया गया है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे सभी सब्जेक्ट आपको थ्योरी में दिए गए हैं और उसके यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको दिए गए हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पर बाल विकास है, उसके बाद देखेंगे हिंदी दिया गया है, हिंदी के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश दिया गया, गणित दिया गया, पर्यावरण अध्ययन दिया गया, सभी सब्जेक्ट दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं यूपी टेट एग्जाम का सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आंसर शीट मिल जाएगी और आंसर शीट के बाद देखेंगे एक एक प्रश्न का काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें एक्सप्लेनेशन किया गया है। और इसके बाद यहाँ पे थ्योरी में बिल्कुल डिटेल में आपको सभी सब्जेक्ट मिलने वाले हैं।
तो इस बुक को आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन परचेज करना है तो किसी भी बुक स्टोर पर बुक का कवर पे दिखा करके परचेज कर लेना है। अगर ऑनलाइन परचेज करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करके इन बुक को आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी टेट एग्जाम की स्टडी गाइड बुक है और इसी के साथ देखेंगे यूपी टेट एग्जाम का प्रैक्टिस सेट भी आता है। प्रैक्टिस सेट में देखेंगे यहाँ पे 15 आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 7 साल का सॉल्व पेपर मिल जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे चक्षु पब्लिकेशन का यूपी टेट एग्जाम के लिए सब्जेक्ट वाइज बुक आती है, बिल्कुल चैप्टर वाइज बुक रहने वाली है, यहाँ पर देख सकते हैं। और सभी सब्जेक्ट की यहाँ पे बुक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे बाल विकास की है, पर्यावरण की है, गणित की, इंग्लिश की, संस्कृत की, हिंदी की, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज बुक भी आपको मिल रही हैं, तो इनको लेकर के तैयारी। और इसके बाद यहाँ से यूपी टेट एग्जाम के लिए हिंदी के प्रश्न हैं और बहुत सारे प्रश्न हैं जो यूपी टेट एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है। संयुक्त स्वर की बात किया गया है तो संयुक्त स्वर में देखेंगे आपका ए होता है, अ होता है, ओ होता है और अ होता है, यह आपके संयुक्त स्वर हैं। तो इनमें से देखेंगे डी वाले में अ दिया गया है तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है। देखिए जो आपका इस तरह से यहाँ पर लगा होता है, यहाँ पे चिन्ह होता है, इसी को अल्प विराम कहा जाता है। अल्प विराम का जो प्रयोग है वह देखेंगे वाक्य के मध्य में होता है और जहाँ बहुत कम ठहराव हो, जहाँ बहुत कम रुकना हो, वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, तो डी वाला राइट आंसर है। और अल्प विराम देखेंगे यहाँ पर भी लगा है, यही अल्प विराम है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा दिया गया है तो यहाँ पे पहले वाले में देखेंगे राम, रामचरितमानस, गंगा दिया गया, सभी के सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर है। वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे जो वह दिया गया है, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं वही सर्वनाम होते हैं। और इसमें भी देखेंगे सर्वनाम में दिया गया संकेतवाचक सर्वनाम, तो जो वह दिया गया संकेतवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला कि निम्नलिखित वाक्यों में एक में विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तीसरे वाले वाक्य में देखेंगे वह सुंदर लड़का आया, इसमें देखेंगे जो सुंदर शब्द है यह विशेषण है, तो इसी में विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो तीसरा वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है पूछा गया, इसका मतलब है कि जिसमें अकर्मक क्रिया है वह पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे लड़का सोता है, इसमें आपका अकर्मक क्रिया है, तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला कि उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह होगा परिमाणवाचक। यहाँ पे परिमाणवाचक हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो हरकत शब्द है। जो हरकत शब्द है यह क्या है, जैसे आप लोग बोलते हैं कि तुम्हारी हरकत अच्छी नहीं लगती, तो यहाँ पे क्या है, हरकत शब्द आपका क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग ही पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो सरसों शब्द है। सरसों जो शब्द है दोनों में यहाँ पे समान रहता है, दोनों वचन में, एक वचन में, बहुवचन में, दोनों जगह सेम ही रहता है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आसन्न भूत। वर्तमान काल का नहीं है। वर्तमान काल में अगर आप लोग देखेंगे तो वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान होता है, संभाव्य वर्तमान होता है और तात्कालिक वर्तमान होता है, लेकिन आपका आसन्न भूत नहीं होता है। आसन्न भूत आपका यहाँ पे भूतकाल में होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर होगा, वर्तमान काल का नहीं है। उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कर्मवाच्य है। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, जब कर्म के अनुसार क्रिया लगे कर्मवाच्य। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन को जाना है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है यहाँ पे कि अंगोछा किसका तद्भव शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग प्रोंछा हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा आपका यहाँ से व्याधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। डी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर है।
इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्रत्यय ज्ञात करना है, प्रत्यय बताना है। प्रत्यय शब्दों में लास्ट में लगे होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें वास हो जाएगा। यहाँ पर रनिवास जो शब्द दिया गया इसमें जो वास लिखा गया यही आपका प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। जो उपसर्ग होते हैं वह शब्दों में आगे लगे होते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे इसमें आपका यहाँ पे वी उपसर्ग है, तो उपसर्ग है तो आगे ही लगा है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे आपका यहाँ से हो जाएगा अनावर्तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द है जो आसक्त का विलोम है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अनासक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। किनारा का जो पर्यायवाची शब्द है वह तट होता है। तट का मतलब किनारा होता है, यह तो जानते ही हैं। तीर भी होता है, मुहाना भी होता है। तो यहाँ पे कर नहीं होगा, तो डी वाला राइट आंसर है। अगला है कि जलवृष्टि के कारण चारों ओर हरियाली छा गई। वाक्य के रेखांकित शब्द की जगह कौन सा पर्यायवाची शब्द उपयुक्त हो सकता है? जलवृष्टि की जगह पर्यायवाची शब्द बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा आपका वर्षा हो जाएगा। जलवृष्टि का जगह यहाँ पे वर्षा हो जाएगा और वर्षा दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द है जो अनेकार्थी शब्द है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा अंक। अंक क्या है? अनेकार्थी शब्द है, इसके बहुत सारे अर्थ हैं। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अंक के जो अर्थ हैं उसमें होता है अंक का मतलब निशान होता है, गिनती की संख्या होता है, गोद होता है। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला है कि युग्म की कौन सी जोड़ी सही है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा यहाँ पे जो अचल दिया गया, अचला दिया गया, यह युग्म की सही जोड़ी है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पे जो आपका दिया गया है यहाँ पे अचल और अचला दिया गया। अचल का मतलब होता है स्थिर और जो अचला दिया गया, अचला का मतलब होता है पृथ्वी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि वह कवि जो तत्काल कविता करे, उसके लिए एक शब्द है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे वह कवि जो तत्काल कविता करे। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वह होगा आंसू कवि। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित विकल्पों से जो भेदा न जा सके वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अभेद्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला कि कोडार का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कोड़धन अर्क से बनेगा कोडार्क और यहाँ पर होगी आपकी दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला कि उन्होंने बोल उठे। उपरोक्त वाक्य में त्रुटि पहचान करके वाक्य शुद्ध कीजिए। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा कि उन्होंने नहीं होता बल्कि क्या होता है कि वे बोल उठे। तो वे होगा, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर के साहित्य में रस का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा साहित्य से जो मिलने वाली आनंद की अनुभूति होती है वही साहित्य में रस है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदर्शरथ अजीर बिहारी, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर का चौपाई का। यहाँ पर अगर आप लोग मात्रा की गणना करेंगे तो 16 मात्राएं हर चरण में आएंगी। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्गों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, वहाँ पे होगा छः का अनुप्रास। क्योंकि यहाँ पे अनुप्रास अलंकार तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर देखेंगे पूरा उसका प्रकार दे दिया गया है। तो उनमें से छः का अनुप्रास अलंकार होगा। सी वाला राइट आंसर है।